हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आज का टॉपिक है आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में आपको बार चार्ट, पाई चार्ट या फिर कोई डायग्राम दी जाती है जिसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्रिप्शन को इवेल्युएट या चेक करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। एक अच्छा बैंड स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डिस्क्रिप्शन उन क्राइटेरिया के बिल्कुल मुताबिक हो। तो डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले हम ये समझेंगे कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके मुताबिक एग्जामिनर आपके डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे। इस वीडियो में हम बार चार्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पाई चार्ट और डायग्राम को। इस बार चार्ट को अच्छी तरह से देखें और साथ लिखे हुए क्वेश्चन को पढ़कर समझ लें। ये 4 क्राइटेरिया हैं। आपकी राइटिंग इन चारों क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए। इस वीडियो में इन चारों क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इन चारों क्राइटेरिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपने जो बार चार्ट और क्वेश्चन देखा था, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन इन चारों क्राइटेरिया के मुताबिक कैसे होना चाहिए। आपने इस डिस्क्रिप्शन को 3 पार्ट्स में लिखना है: इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड देन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ 1 भी हो सकता है, पैराग्राफ आपके 2 भी हो सकते हैं, पैराग्राफ आप 3 भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आइडियली कोशिश करें कि पैराग्राफ्स 2 ही हों तो अच्छा है। जितनी इन्फॉर्मेशन है कोशिश करें कि 2 पैराग्राफ्स में आप उसको सम अप कर लें। आपने शुरू में जो बार चार्ट और क्वेश्चन देखा था, ये उसके डिस्क्रिप्शन का पहला पैराग्राफ है। ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में 2 या 3 से ज़्यादा लाइनें नहीं होनी चाहिए और जो कुछ क्वेश्चन में कहा गया है इसी को पैराफ्रेज करना है, विच मीन्स इसी को अपने अल्फाजों में लिख देना है। यही आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो कोशिश करें कि वर्ड्स को रिपीट ना करें, बल्कि वर्ड्स के सिनोनिम्स ढूंढें और अपने अल्फाजों में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन में लिखा है बार चार्ट शोज़, तो शोज़ की जगह आप इलस्ट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, डिपिक्ट्स, इल्यूसिडेट्स, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं शोज़ की जगह। इसके अलावा एक वर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन की जगह पे शिफ्ट यूज़ हो सकता है, मूव यूज़ हो सकता है, एंड बिगर स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बिगर की जगह वाइडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद देखें कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स हैं और उन सिनोनिम्स को आप अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए सिनोनिम्स को अंडरलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा मज़ीद सिनोनिम्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे रीजंस की जगह मोटिव, ग्राउंड्स, बेसिस, रैशनल आप यूज़ कर सकते हैं। वो आप यूज़ खुद करेंगे। दूसरे पैराग्राफ में बार चार्ट का ओवरव्यू देना है। क्योंकि ओवरव्यू है तो स्टार्ट ही ओवरऑल से करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल लिखेंगे और जो 2 फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं उनका कंपैरिजन पेश करेंगे। ये 2 फैक्टर हैं 2 कंट्रीज़, हडसन और कोल्ड स्प्रिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि बार चार्ट में ऑरेंज कॉलम या बार हडसन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। 77 में 73 से ज़्यादा है, 80 में 77 से ज़्यादा है और 85 में सबसे ज़्यादा है। सो दे आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। जबकि ब्लू बार जो कोल्ड स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। 77 में सबसे ज़्यादा है, 80 में कम है, 85 में उससे भी कम है। तो इस तरह आपको एक ओवरऑल एनालिसिस पेश करना है, 2 फैक्टर्स को कंपेयर भी करना है। अब देखते हैं कि किस तरह से वर्ड्स में कंपैरिजन पेश किया गया है। डिस्क्रिप्शन का 3rd पार्ट है जिसमें हम पैराग्राफ्स लिखेंगे। 1 या 2 छोटे पैराग्राफ्स आइडियल स्ट्रक्चर माना जाता है, लेकिन तीसरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस
पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन डिटेल में लिखी गई है। सबसे ज़्यादा तादाद में कौन से ईयर में कौन से सिटी से लोगों ने माइग्रेट किया है। सबसे ज़्यादा 1985 में लोग हडसन से मूव हुए हैं और 1977 में सबसे ज़्यादा तादाद में कोल्ड स्प्रिंग से मूव हुए हैं। इसी तरह एक और पैराग्राफ लिखा जा सकता है जिसमें हम लोएस्ट नंबर या कम तादाद के बारे में बात करेंगे कि कौन से ईयर में कौन से सिटी से सबसे कम लोग मूव हुए। इसी तरह 2 पैराग्राफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आराम से लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो कुछ कह रहे हैं अपनी बात को एविडेंस के ज़रिए जस्टिफाई करते जाएं। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप जस्टिफिकेशन ज़रूर दें, वरना आपका बैंड स्कोर कम हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर को जस्टिफाई करने के लिए ब्रैकेट में लोगों की तादाद भी लिखी हुई है। हडसन के एग्जाम्पल में ब्रैकेट में 450 लिखा है, जबकि कोल्ड स्प्रिंग के हाईएस्ट नंबर को जस्टिफाई करने के लिए 350 लिखा है। इसी तरह से अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में जस्टिफिकेशन देते जाएंगे तो आपका बैंड स्कोर हाई हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन तो हम लिख चुके हैं, अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है और वो ही आपका इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद आप ओवरव्यू का पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें एक जनरल ओवरव्यू देना है। इस ओवरव्यू में आप मेन पॉइंट्स या की फीचर्स का जिक्र करेंगे और फिर बॉडी पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन डिटेल में देनी है। याद रहे कि ओवरव्यू के पैराग्राफ में आप डिटेल नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू होगा। इस बार चार्ट के एग्जाम्पल में की फीचर्स इन बार्स की मूवमेंट या पोजीशन है। कौन सी बार्स हैं जो कंसिस्टेंटली राइज हो रही हैं और कौन सी बार्स फ्लक्चुएट हो रही हैं। इन 2 तरह की मूवमेंट का एक ओवरऑल जनरल एनालिसिस पेश करना है जो आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। तो इन बार्स की मूवमेंट ही की फीचर्स हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंक्लूजन आपको नहीं लिखना है और कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखा जा सकता है। एक और पॉइंट है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है और वो पॉइंट है लोकल एजेंसी का सर्वे। सर्वे के मुताबिक एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल या शिफ्ट होने की वजूहात हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बिगर स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस सर्वे से रिलेटेड एक और पैराग्राफ आप खुद लिखेंगे। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अपने लिखे हुए पैराग्राफ को चेक करवाना चाहते हैं या उसका फीडबैक चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। बार चार्ट का डिस्क्रिप्शन तो हम लिख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वीडियो के शुरू में 4 क्राइटेरिया का जिक्र किया गया था। वो असल में गाइडलाइंस ही हैं। अब हम उन गाइडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा डिस्क्रिप्शन किस तरह उन 4 क्राइटेरिया या उन गाइडलाइंस के मुताबिक हो सकता है। पहला पॉइंट है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जो टास्क आपको क्वेश्चन में दिया गया है या जो कुछ पूछा गया है इसका जवाब आपके कंटेंट में होना चाहिए। आपके सारे पॉइंट इससे रेलेवेंट होने चाहिए और आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना होगा। अगर आप कोई इररेलेवेंट पॉइंट लिख देते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर देते हैं तो आपका बैंड कम हो जाएगा। अब इस बार चार्ट के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हम टास्क अचीव कर चुके हैं। तकरीबन सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया गया है और कोई भी पैराग्राफ या पॉइंट इररेलेवेंट नहीं है। जो बार्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं और जो बार्स कंसिस्टेंटली राइज हो रहे हैं, कौन से ईयर में ज़्यादा लोग मूव हुए हैं, कौन से ईयर में कम लोग मूव हुए हैं और सर्वे से रिलेटेड पैराग्राफ आप खुद लिख रहे हैं। इस तरह सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और सारे पॉइंट बार चार्ट से ही रिलेटेड हैं। इस तरह हम टास्क अचीव कर चुके हैं। तो पहला क्राइटेरियन जो टास्क अचीवमेंट का था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह आपको जो भी सिचुएशन दी जाए आपको उसके सारे पॉइंट्स को कवर करना होगा तो ही आप टास्क अचीव कर पाएंगे। अगर सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाते हैं या कोई इररेलेवेंट पॉइंट लिख देते हैं तो आपका बैंड कम हो जाएगा।
आपकी राइटिंग को चेक करने के लिए दूसरा क्राइटेरियन है कोहेरेंस एंड कोहेशन। कोहेरेंस एंड कोहेशन का मतलब है कनेक्शन, यूनिटी, लिंकेज या लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन को एक अच्छे स्ट्रक्चर में लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड करके लिखना है। सारे आइडियाज़ एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए और कनेक्शन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि सारे पॉइंट्स रेलेवेंट हों। फिर उन रेलेवेंट पॉइंट्स को आप एक ख़ास स्ट्रक्चर में लिखते जाएं। अब वो स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बाद ओवरव्यू का पैराग्राफ लिखना है। ओवरव्यू में आप की फीचर्स यानी कि मेन पॉइंट्स लिखेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू के पैराग्राफ में नहीं देनी है। और फिर बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स में आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में लिखनी होगी। और जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स रेलेवेंट होंगे तो कनेक्शन और यूनिटी खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा और इस तरह आपका बैंड हाई हो जाएगा। ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब दूसरा फैक्टर है लैंग्वेज का। आपकी लैंग्वेज में भी एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, विच मीन्स कि किस तरह आपके सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े हैं। एक नेचुरल फ्लो लाने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोनाउन, कंजंक्शंस और फ्रेजेस का सही इस्तेमाल करें। नेचुरल फ्लो को लैंग्वेज में किस तरह क्रिएट किया जाता है, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस देख रहे हैं। इन चारों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, लेकिन अगर आपने सेंटेंस नंबर 1 लिख दिया है तो आपका बैंड डेफिनेटली कम हो जाएगा। अली वॉज सिक, अली कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर अली 2 दफ़ा आ रहा है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसके नाम को इतनी दफ़ा रिपीट नहीं करते, जबकि उसके नाम की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। अली वॉज सिक, ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, इस तरह से लिखा जाना चाहिए था। तो जिस तरह हम बातचीत करते हैं उसी तरह के सेंटेंसेस आपको लिखने हैं ताकि एक नेचुरल फ्लो क्रिएट किया जा सके। सेकंड सेंटेंस है अली वॉज सिक बट ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप ये सेंटेंस लिखेंगे तो आपका बैंड हाई होने के चांसेस कम है, क्योंकि बट एक कंजंक्शन है और ये ज़्यादातर कैजुअल या इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। बट की जगह अगर आप हाउ एवर यूज़ करेंगे सो डेफिनेटली आपका बैंड स्कोर बहुत हाई हो जाएगा। मीनिंग दोनों की एक ही है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन हाउ एवर फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और बट से बेहतर है। सो अली वॉज सिक हाउ एवर ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। थर्ड और फोर्थ सेंटेंसेस में इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो यूज़ किया गया है। 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज़ है और अच्छा फ्रेज़ है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कंजंक्शन है और अच्छी कंजंक्शन है, फॉर्मल सिचुएशन में इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल्दो यूज़ करें। इसके अलावा वाइल यूज़ करें, मीन वाइल यूज़ करें, इन द मीन टाइम यूज़ करें। इन सारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, कंजंक्शंस को यूज़ करने से आपका बैंड डेफिनेटली हाई होगा और आपकी लैंग्वेज में एक नेचुरल फ्लो भी आएगा। थर्ड क्राइटेरियन है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब है वोकैबुलरी। यहाँ पे एग्जामिनर चेक करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी की रेंज कैसी है और आप वर्ड्स को कितनी प्रिसीशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज से मुराद है कि किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास कितने वर्ड्स हैं और किस तरह के वर्ड्स हैं। किस तरह के वर्ड्स से मुराद है कि आपको सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स ही इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने इनफॉर्मल वर्ड्स को इस्तेमाल किया है तो आपका बैंड कम हो सकता है, तो कोशिश करें कि सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स का ही इस्तेमाल हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बॉम्बास्टिक या स्कॉलरली वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको एग्जामिनर को ये नहीं बताना है कि आप कोई बहुत बड़े स्कॉलर हैं और आपको बहुत सारे मुश्किल और अनकॉमन वर्ड्स भी याद हैं, बल्कि कोशिश करें कि वर्ड्स प्रिसाइज, कॉमन और फॉर्मल हों। अक्सर स्टूडेंट्स एक वर्ड को बहुत बार रिपीट करते हैं। रेपिटिशन से एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपके पास अपनी बात कहने के लिए 1 या 2 ही वर्ड्स हैं जिनको आप बार बार लिख रहे हैं।
इस तरह आपका बैंड कम हो जाएगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको सिनोनिम्स याद हों, तो सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें और वर्ड्स को रिपीट करने से अवॉइड करें। अगर आपको याद हो, शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते वक्त हमने सिनोनिम्स का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन में ग्राफ शोज़ लिखा था और शोज़ की जगह हमने इलस्ट्रेट यूज़ किया था। इलस्ट्रेट की जगह प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, डिपिक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, इल्यूसिडेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा माइग्रेशन था, माइग्रेशन की जगह हमने शिफ्ट और मूव यूज़ किया था। इस तरह आपको सिनोनिम्स याद रखने होंगे और कोशिश करें कि रिपीटेशन से अवॉइड करें और सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें। तो लेक्सिकल रिसोर्सेज के क्राइटेरियन को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वोकैबुलरी की रेंज बहुत अच्छी हो, वर्ड्स फॉर्मल हों, कॉमन हो और प्रिसाइज हों, तो बहुत इजीली आपका बैंड हाई हो जाएगा। फोर्थ क्राइटेरियन है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी राइटिंग में ग्रामर की कोई गलती ना हो, आपके सेंटेंसेस बिल्कुल एक्यूरेट हों। अब आ जाएं रेंज की तरफ। रेंज का मतलब है कि आपकी रेंज में कितने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आप कितने स्ट्रक्चर्स को बहुत महारत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या कंडीशनल सेंटेंसेस। इनको आप कितनी महारत के साथ लिख सकते हैं। आपको अपनी राइटिंग में स्ट्रक्चर्स की वैरायटी शो करनी होगी। स्पेशली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने से आपका बैंड हाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करें, कंजंक्शंस यूज़ करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको ग्रामर को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस भी करनी है। आप स्क्रीन पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपनी मीनिंग या सेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप वी प्ले टुगेदर इस पार्ट को रिमूव कर देंगे तो व्हेन माय कजन्स विजिट अस इस पार्ट की मीनिंग अधूरी रह जाएगी। इस डिपेंडेंट क्लॉज को ज़रूरत है पहले पार्ट की टू गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग। इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, इनसे बैंड स्कोर हाई हो जाता है। 2 या 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा या कंजंक्शन से ज्वाइन किया जाता है, उनको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड से ज्वाइन किया गया है। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे तो इनकी मीनिंग अधूरी नहीं है। वी हैव 2 कार्स, it is giving you a complete meaning. We live in a big house, it is also giving you a complete meaning. तो इस तरह के सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस कहा जाता है। इनको ज्वाइन करने की प्रैक्टिस करें। इस तरह के सेंटेंसेस से भी आपका बैंड स्कोर हाई हो जाएगा। अगर आप आइल्स की या इंग्लिश लैंग्वेज की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।